113 साल का हो गया बिहार। अब बिहार कितना बदला, बिहार के बारे में आप अगर बिहार से बाहर किसी अन्य राज्य के हैं तो आपकी बहुत सारी मान्यताएं होंगी बिहार को लेकर। खास तौर पर बीते कुछ और थोड़ा पीछे जाते हैं, कुछ एक दो दशक पीछे जाते हैं तो हम बिहार की बिल्कुल अलग छवि अपने मन में पाते हैं। आज इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि इन 113 सालों में बिहार कितना दमदार हुआ या कितना बदला है। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से अलग बिहार राज्य की स्थापना की गई थी। आज बिहार की स्थापना के 113 साल पूरे हो गए हैं। बिहार दिवस के आयोजन को लेकर राजधानी का ऐतिहासिक गांधी मैदान पूरी तरह सजकर तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हालांकि इस मौके पर नीतीश कुमार ने लोगों को पहले की तरह संबोधित नहीं किया, लेकिन इस साल बिहार दिवस का आयोजन व्यापक और भव्य तरीके से किया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, इस साल ही बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। सरकार इस कार्यक्रम के जरिए जनता पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन 113 सालों में बिहार में कितना बदलाव आया है, बिहार में विकास की बयार किस गति से बह रही है। आज इस पर बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। छोटी सी रिपोर्ट उससे पहले। बिहार में एक तरफ जहां नीतीश कुमार पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है, तो नीतीश कुमार के कामकाज से लेकर उनके रवैये पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ शनिवार को बिहार दिवस कार्यक्रम की धूमधाम से शुरुआत हुई। बिहार दिवस कार्यक्रम का सीएम नीतीश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। आमतौर पर बिहार दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन के बाद जनता को संदेश देते रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम स्टॉलों का मुआयना करने के बाद मुख्यमंत्री मंच पर तो चढ़े, लेकिन महज 1.5 मिनट में दीप प्रज्वलित कर गुब्बारे उड़ाकर चलते बने। बिहार दिवस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट होता था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात का ध्यान रखते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा समय बिहार दिवस को दे। इस बार का बिहार दिवस अजीबोगरीब रहा। मुख्यमंत्री तो आए जरूर, लेकिन दीप प्रज्वलित किया और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुब्बारे उड़ाकर यहाँ से चलते बने। हम आपको बता दें कि बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ये बिहार के निर्माण की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। ये दिन बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को याद करने और राज्य की समृद्धि, विकास, उपलब्धियों का उत्सव बनाने का अवसर है। महज 1.5 मिनट मंच पे रहने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से चले गए। एकदम से कहें अजीबोगरीब, सारे लोग हतप्रभ रह गए, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार दिवस को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित होते थे। 22 मार्च 1912 को ही बंगाल प्रांत से अलग हुआ बिहार, इसकी स्थापना की गई थी। आज बिहार की स्थापना के 113 साल पूरे हो गए हैं। पटना के गांधी मैदान में शानदार आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। अगले 5 दिनों तक कला, संस्कृति, अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजनीति से इतर इन 113 साल में आखिर कितना बदला बिहार। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, बिहार को लेकर काफ़ी चर्चा हो सकती है और सीमित समय रहता है। बिहार का मुद्दा बहुत बड़ा है। अरविंद कुमार जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण कुमार यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले हम दोनों राजनीतिक दल, जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं बिहार के, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैं अरविंद जी आपसे जानना चाहूँगा, नीतीश कुमार जी को लेकर अब बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि आज का विषय थोड़ा व्यापक है, लेकिन फिर भी बिहार को लेकर दो छवियां भी रहती हैं। आप लोगों की तरफ से हमेशा कहा गया कि आप लालू प्रसाद यादव जी का कार्यकाल देखिए, फिर आप नीतीश कुमार का कार्यकाल देखिए, और ये बात सही है कि इसमें एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है। उस पर अरुण जी अपनी बात बाद में रखेंगे। लेकिन अरविंद जी, क्या नीतीश कुमार जी का वो दौर बीत गया? आज उनका चेहरा कहीं आपके लिए ऐसा ना हो परेशानी का सबब बन जाए? मैं नीतीश जी के मुद्दे पर भी आऊंगा। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और हम पूरे देश में जो हमारी कुछ लुप्त होती परंपराएं, कुछ जो विरासत थी, उसको पूरे देश तक हम ले जाने का काम कर रहे हैं। और बिहार का मैं बता दूं कि हमारा जो इतिहास बड़ा समृद्धशाली इतिहास रहा है और पूरा हिंदुस्तान मानता है। चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चौसा की लड़ाई देखिए बिहार से हुई, बाबू कुंवर सिंह, महात्मा गांधी ने चंद्रशेखर सत्याग्रह बिहार से शुरू किया, शिक्षा का क्षेत्र हो,
तो शिक्षा के क्षेत्र में तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, नालंदा विश्वविद्यालय है, ऐसे-ऐसे यहाँ रहे हैं। और जब बिहार और झारखंड का बँटवारा नहीं हुआ था, तो खनिज संपदा के मामले में पूरे देश को हम तो ये हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है और ऐसा नहीं है कि वो आज के जो लीडरशिप हैं या जो बीच वाले मध्यकालीन हो गए हैं, ये ऐसा नहीं है कि उन लोग के चलते थे कि उतार-चढ़ाव हुई है, इसमें मैं शक नहीं है। और बिहार श्री बाबू के समय का बिहार, अब बिहार में देखिए जो जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना की गई थी। लार्ज स्केल पर पब्लिक सेक्टर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बिहार में, बोकारो, एचईसी झरिया, इस तरह सिंदरी का कारखाना, एफसीआई का कारखाना, आईओसी का, तो इन सारे चीज़ का हर तरह से। दूसरी चीज़ बिहार में जब आईआईटी नहीं थी, उस समय बिहार में बीआईटी सिंदरी आईआईटी के समकक्ष संस्थान खोलने की परिकल्पना की थी। उसके पहले भी जाइए तो मैं आपको पहले बता चुका कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला हो, तक्षशिला, इन सारे विश्वविद्यालय जो बिहार में थे। तो ये हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है और हम उस इतिहास को आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहते हैं कि देखिए, समय के थपेड़ों से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। एक चक्र होता है जीवन में, जो उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। हमने दंश भी झेले हैं। 90 के दशक में बिहार ने बहुत बड़ा दंश झेला था। पूरा बिहार, जो एक परसेप्शन था कि बिहार में इतनी खनिज संपदा, इतने उन्नत कल कारखाने हैं, इतने इवन कि समझिए कि जब अदर देश, दूसरे राज्य किसी को नहीं स्वीकार करता था, तो टाटा जैसे कंपनी को बिहार ने स्वीकार करके टाटा बना दिया और बिहार में स्वीकारता थी। हम दूसरे को भी गले लगाते थे, ये हमारा चरित्र मैं था। आपको बड़े गौर से लेकिन सुन 90 रहा के हूँ क्योंकि दशक में आप जैसे जानकार जी। लोग जब बोलते हैं तो वो हमारे लिए किताब की तरह होता है। लेकिन अरविंद जी, क्योंकि समय सीमित होता है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम इसको चर्चा को, और आपने चढ़ाव की तो बात करी, आपने गौरवशाली इतिहास की बात की, ये इमेज क्यों आज भी एक पिछड़े राज्य के तौर पर आती है कंपैरेटिव अगर देखा जाए? हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं, उसकी स्थिति लगभग वही थी। आज थोड़ा सा वहां पर चर्चा विकास की ज्यादा होती है, बिहार के विषय में भी होती है, लेकिन फिर भी एक देखें तो एक परसेप्शन, एक इमेज बिहार की वो नहीं है जितना गौरवशाली उसका इतिहास है। तो वो उतार क्या है और वो उतार अभी भी क्यों नहीं चढ़ाव पर आ पाए? मैं बस जल्द से ही आपको सारे सवालों का जवाब देता हूँ। देखिए, 80 के दशक हम लोग थे जब बिहार से यूपीएससी के लिए हम लोग भी दिल्ली में जाकर तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी कंप्लीट किए और एक सिलसिला चला। लेकिन 90 के दशक में जातीय सत्ता को प्राप्त करने के लिए बिहार में एक जातिगत खेल हुआ। वो जातिगत उन्माद फैलाकर कुछ लोग सत्ता काबिज करने में सफल हो गए और उनको जितनी बहुमत मिली थी, उन्होंने राइट डायरेक्शन में बिहार को नहीं ले गया और जातिगत उन्माद में फैला दिया, जिसके चलते हमारे विकास रुक गए और लालू जी को इतनी बड़ी शक्ति मिली थी, उस शक्ति का उपयोग नहीं करके उन्होंने दुरुपयोग किया। और बिहार में मैं बता दूं कि कम से कम कोई ऐसा महीना नहीं होता था जिस दिन 3-4 बड़े नरसंहार नहीं होते थे और सत्ता संपोषित नरसंहार। तो इस कारण से बिहार से बहुत से मेघा का पलायन हुआ। बाहर ठीक की है, तो दुनिया आपने में जो बिहार का एक आपने जैसा परसेप्शन था, कहा वो था कि धीरे-धीरे संक्षेप में थोड़ा सा आपने धूमिल एक तरह होता से चला लालू गया। प्रसाद यादव और को ये वो जो वर्तमान परसेप्शन है इसका जिम्मेदार बता दिया। अब क्योंकि सीधे आपने नाम लिया है, मेरे साथ डॉक्टर संजय कुमार भी जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और वो बिहार के बहुत अच्छे जानकार हैं, उनको हम भी सुनना चाहेंगे। लेकिन अरुण जी, उससे पहले आप मुझे बताएं, आपने अरविंद जी को विस्तार से सुना है और मैंने टोका नहीं क्योंकि विकास की काफ़ी बात हुई, इतिहास की भी बात आ गई, आज महत्वपूर्ण दिन था। लेकिन वो मानते हैं कि पिछड़ेपन का यह दौर शुरू हुआ जब लालू प्रसाद यादव जी या जातिगत राजनीति का उद्भव बिहार में होता है तब से। देखिए, सबसे पहले आज बिहार दिवस के मौके पर तमाम पैनल में बैठे साथियों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से बिहार प्रदेश सहित समस्त देशवासियों को बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहेंगे। सुन रहे थे अरविंद जी, निश्चित रूप से बहुत काबिल प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अभी लंबी चौड़ी इतिहास के बारे में बता रहे थे। इसमें कहीं संदेह नहीं है, बिहार भारत के अस्तित्व का हिस्सा रहा है,
बिहार लोकतंत्र की जननी है, महापुरुषों की कर्म भूमि रही है और वीरों की कर्म भूमि रही है, महापुरुषों की जन्म स्थली रही है। इतिहास गवाह है, बहुत उस पर जाएंगे डीपली तो लंबा चौड़ा जी हो जी। जाएगा। लेकिन इतिहास के बासी पन्ने को ज्यादा कुदेरने से कुछ लाभ होने को नहीं है। लेकिन अब सारा इतिहास जो है जानते ही हैं। और वर्तमान जो हालात अभी ये लालू यादव जी के बारे में बोल रहे थे, आपको पता होना चाहिए आजादी के बाद बिहार के लोग आजाद तो हो गए थे, लेकिन मानसिक रूप से वो गुलाम थे। जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 90 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो अंतिम पायदान में खड़े लोगों को मानसिक रूप से उन्हें आजादी मिले। आंख में आंख मिलाकर मनुवादियों से, सामंतवादियों के सामने उन्हें हक हकूक के सवाल पर लड़ने का उन्हें ताकत मिला, बल मिला। ऐसा स्थिति था 90 के पहले कि गरीब गुरबा किसी भी वर्ग का हो, वो जो सामंतवाद जो चरम पे था, वो सामने आकर आवाज नहीं उठा सकते थे, सामने में कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। जी, तो जुबान अरुण जी खामोश 90 के रहती बाद थी, में वो बिहार स्थिति का थी। उत्थान वो हुआ, हम ऐसा इतिहास माने। गवाह है। 90 के बाद में बिहार ये का उत्थान हुआ, गौरवशाली इतिहास लौट गया और बिहार का जो आज परसेप्शन है उसके लिए 90 के बाद का समय जिम्मेदार नहीं है, हम आपकी बात को ऐसे लें? सुनिए, नहीं मैं बता रहा हूं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, दलित, पिछड़ा, जो भी अंतिम पायदान में खड़े लोग थे, चाहे जिस भी जाति बिरादरी के लोग, उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम किया। मतलब सामाजिक क्रांति लाने का काम किया, परिवर्तन लाने का काम किया। ठीक। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है अगर दिल पर हाथ रखकर वो ठीक, सोचे। ये बात स्वीकार अभी कर लिया आपने। फिलहाल देखिए, मैं नहीं जाना चाहूंगा अब 90 टू 2005 का। हमारी सरकार चली गई 2005 में आदरणीय लालू यादव जी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल की। 2005 से लेकर 2025 तक एनडीए की सरकार है, जिसमें 17-18 साल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी मिलकर बिहार में राज चला रहे हैं, शासन कर रहे हैं। अब हमें बताने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं आपको रोकना चाहूंगा, समय जैसा मैंने कहा अरुण जी, समय थोड़ा सीमित रहता है। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से आप इत्तेफाक रखेंगे अरुण जी, मेरी बात सुनिए आप। अरविंद जी इस बात को नहीं छोड़ेंगे कि वो 2009 से शुरू करें, आप इस बात पे आएंगे नहीं कि आप 2009 से शुरू करें। तो आइए मैं संजय जी के पास चलता हूं। डॉक्टर संजय, अभी आपने दोनों पार्टी, आप क्योंकि थोड़ा देर से जुड़े, मैं उम्मीद करता हूं अरविंद जी को भी थोड़ा आप सुन पाए होंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि बिहार को लेकर हमारा परसेप्शन, या मैं ज़्यादातर लोग, मैं नहीं कहता कि जेनरिक है कि नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पाया अपने पत्रकारिता के जीवन में, वो परसेप्शन आपके सामने रखता हूं कि एक पिछड़े राज्य का और आज भी संघर्षरत राज्य का परसेप्शन क्यों है, जब इतनी गुडी गुडी बातें हम कर रहे हैं, और इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, आज तो गौरव का दिन है कि बिहार के अतीत पर बिल्कुल गौरव किया जा सकता है, गौरवान्वित हुआ जा सकता है, क्योंकि ये शांति और क्रांति की भूमि है। आर्यभट्ट जैसा शून्य का ये करने वाला भी इसी बिहार ने दिया, और जयप्रकाश जैसा क्रांतिकारी भी इस बिहार ने दिया। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने वाला बिहार की यही माटी रही, यही बिहार रहा, और दिनकर जैसा राष्ट्र कवि भी यही बिहार दिया। तो शांति और क्रांति का अतीत तो रहा, लेकिन जो वर्तमान है, वो वर्तमान में मैं देख रहा था भी, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। अरविंद पनगढ़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वो भी बिहार आए हुए हैं। फाइनेंस कमीशन की पूरी टीम आई हुई है, कई सदस्यीय टीम। और मैं आज देख रहा था, देश का हर 5वां व्यक्ति जो गरीब है वो बिहारी है। देश का हर 5वां व्यक्ति मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल इंडेक्स में 25% लोग बिहार के हैं जो मल्टी पॉवर्टी, और ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, इसमें कोई किसी को डिफेंड और किसी को ऑफेंड करने की जरूरत नहीं है। सत्ता 15 साल आरजेडी के पास भी रही, 20 साल से सत्ता के शिखर पर एनडीए भी है, कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए। आखिर ये ठहरा हुआ बिहार, छूटा हुआ बिहार, भाई बीमारू राज्य से मैं एक छोटा उदाहरण आपको बताता हूं। 19% राशि अपने बजट का
मध्य प्रदेश खर्च करता है यस, कृषि पर, और वो बीमारू राज्य से बाहर निकल जाता है। बहुत और धन्यवाद। बिहार मैं ये भी एग्जाम्पल बीमारू रखना राज्य चाहता हुआ है। था। बहुत धन्यवाद आपका। हाँ हाँ, जी। और आज भी बिहार बीमारू राज्य बना हुआ है। किसने आपको कहा कि आपको बिहार को बीमारू राज्य से बाहर नहीं निकालिए? जो कभी हम लोग बात कर लेंगे एजुकेशन पर, हायर एजुकेशन कोलैप्स, हायर जो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, प्राइमरी में क्या स्थिति है सबको पता है। बड़े बड़े मंत्री और विधायक जी अपना इलाज कराते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकार के बने हुए मेडिकल कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटल पर उनका भरोसा नहीं है। बच्चा जो बिहार का है, 66% महिलाएं एनीमिक है, खून की कमी है उनमें। बच्चे जो है स्टंटेड ग्रोथ के हो रहे हैं, उनका चूंकि न्यूट्रिशनल डाइट नहीं मिल रहा है, पोषण नहीं मिल रहा है, इस वजह से उन बच्चों का ग्रोथ नहीं हो पाता है, बौने बच्चा पैदा हो रहा है। ये बौना बिहार बना दिए। केवल अतीत का गुणगान करके कब तक वर्तमान को आप हाँकते रहिएगा? मुझे लगता है कि इसको एक डिस्कशन और हमको रखना होगा, लेकिन डॉक्टर संजय, हु इज रिस्पॉन्सिबल? आपने वैसे तो जवाब दे दिया है, आपको लगता है सभी रिस्पॉन्सिबल है, बट व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल? क्या है जो आपको लगता है कमी छूट रही है, संक्षेप में, ताकि मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल करूं। एक लाइन में बता देता हूं। सारे सियासतदान ने इस राज्य को अपने अपने तरीके से जातियों में बांटा, धर्म में बांटा, मुद्दे गौण रहे। जिस दिन इस बिहार की धरती पर मुद्दे हावी हो जाएंगे, मुद्दे पर इशू बेस्ड जब लोगों का चयन होना शुरू हो जाएगा, बिहार की धरती तो अद्भुत धरती है, प्रतिभा की धरती है भाई। बिल्कुल ठीक आपने कहा, यही पॉइंट है जो मैं उठाना भी चाहता था कि आज भी मैं देखता हूं मल्टी टैलेंटेड, आप कोई एग्जाम्स की बात कर लें, आप किसी भी क्षेत्र में टैलेंट की बात कर लें, अद्भुत प्रतिभा निकल कर आती है बिहार से, और ये इस मिट्टी की ताकत है, ये यहाँ के लोगों का जज्बा है। और इसके बाद में इस राज्य को बीमारू राज्य कहा जाए, पिछड़ा राज्य कहा जाए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरविंद जी, अब मुझे बताएं, थोड़ा फास्ट ट्रैक चलेंगे अब इस सेगमेंट में हम। ये बताएं, आपकी सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, बड़ा मौका आपको भी मिला, आप वहीं अटक जाते हैं जब लालू जी आए थे, लेकिन लंबा समय हो गया, नीतीश जी भी रहे, आप लोगों के सहयोग से चलते रहे, क्यों नहीं इस पर आते हैं? देखिए, मैं जो विश्लेषक संजय जी थे उन्होंने बड़ा सही मायने में कहा, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, एक एरा था जब कृषि प्रधान था, कृषि हमारी मेन उपज थी, और कुछ खनिज संपदा थे, उस पर हम डिपेंडेंट थे। टेक्नोलॉजी चेंज हुई। कब टेक्नोलॉजी चेंज हुई? 85-90 के दशक में। उस समय जब चेंज होने की बात थी, पूरी दुनिया चेंज हो रहा था, चाहे तमिलनाडु हो, बिहार के, हिंदुस्तान के अदर स्टेट भी चेंज हो रहे थे। उस समय हम जातिगत आंकड़ों में डूबे हुए थे, नरसंहार में डूबे हुए थे, और 15 साल पीछे हम चले गए थे। आज पर कैपिटा इनकम जो संजय जी गिना रहे थे, अगर हम उस समय चरवाहा विद्या नहीं खोलकर हम हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन पर ध्यान दिए रहते हैं, तो हमको जो आज बिहार में आज इतने मेडिकल कॉलेज खोलने की अब खुल गई है, इतने एम्स खुले हैं, IIT खुला है, ये खुला है, ये 2005 में हमने किया है। और देखिए, आप याद कीजिए कि बिहार में पहले लॉ एंड ऑर्डर की, किसी भी राज्य की विकास के लिए लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर दो ऐसी चीजें हैं। थोड़ा सा लॉजिकल ये बात समझ नहीं आती, 10-15 साल में बर्बाद कर सकते हैं तो 20 साल में आप आबाद भी तो कर सकते थे, आपको तो ज्यादा समय मिल गया। अभी की जो हमारी स्थिति है बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, परसेप्शन बन चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बिजली 24 घंटे रहती है, हम लाए हैं पटरी पे। जो चीज दंश था उसको हम भुलाकर उस पटरी पर लाने का हमने काम किया है। आज बिहार की आप देख रहे होंगे कि जो पुरानी हमारी जो परसेप्शन बीच में बन गई थी। अच्छा, मुझे एक चीज बहुत बड़े साफ दिल से, आप भी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक और बिहार का बड़ा सम्मान और स्नेह आपके मन में होगा। आप अगर बीजेपी आ जाए, इंडिविजुअल बीजेपी अपने दम पर आ जाए, अपनी ताकत में आ जाए, तो ज्यादा विकास होगा कि नहीं? देखिए, बीजेपी तो हमारा सोच ही है, बीजेपी का अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति विषय, और हम उसी पर काम कर रहे हैं। गठबंधन तो कहीं ना कहीं मजबूरियां रहती है, कहीं ना कहीं कुछ कारण रहते हैं जिस चलते गठबंधन बनते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच निश्चित तौर से, मैं आपका साधुवाद करता हूं, आपने बड़ी बात आपने बड़ी सहजता से कह दी। अभी ये हंगामे वाली बात भी हो सकती थी, लेकिन ठीक है, अब अरुण जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। अरुण जी, ये बात सही है कि बिहार के विकास के लिए सबको साथ आना होगा। अभी भी मैं देखता हूं कि तेजस्वी यादव जो लोकप्रिय तो हुए, लेकिन वो बातें फिर वहीं ले देकर जाति पाति और बहुत
बहुत हल्के बयानों तक सीमित हो जाती है। यहाँ तो क्रांतिकारी लोग चाहिए, कुछ बड़ी क्रांति चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने एक नजीर प्रस्तुत किया है, मुद्दे की राजनीति करते हैं। 34 साल के नौजवान तेजस्वी यादव जी ने जो दिन रात भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे, जाति धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा को भी मुद्दे की राजनीति पर आने पर मजबूर कर दिया। रोजगार बिहार में मुद्दा नहीं होता था, तो आजकल ये पलायन मुद्दे की मुद्दा नहीं राजनीति कर होता रहे हैं था। मतलब। सुन लीजिए ना, सुन आजकल लीजिए ना, आजकल आप मुद्दे की धैर्य राजनीति से कर। एक मिनट सुन लीजिए ना। पलायन मुद्दा नहीं होता था, बेरोजगारी मुद्दा नहीं होता था, ये अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। 70 दिन का क्या हालात है, एक आंकड़ा देख लीजिए ना, एनसीआरबी का डेटा उल्टा के देख लीजिए। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 60,000 हत्याएं, 25,000 बलात्कार, पलायन में ठीक बिहार है, कहाँ? चलिए मैं तो बेरोजगारी। उम्मीद करता हूं आरोप प्रत्यारोप से उठकर सब मिलकर काम करेंगे तो बिहार का कुछ भला होगा। चलते चलते संजय जी, बहुत संक्षेप में आपका कमेंट। मैं एक लाइन कहूंगा, चूंकि दोनों लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं और प्रबुद्ध हैं, कि बिहार की जवानी और बिहार की पानी हमेशा दूसरे को काम आ रही है। अगर जवानी को रोक लिया जाए बिहार में, मतलब पलायन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, और पानी जो नदियों में बह के समंदर में जाके मिल जाती है, जहां आज भी 56% हिस्से असिंचित हैं बिहार के खेत, फर्टाइल लैंड, गंगा की बिछाई हुई मिट्टी, तो मैं मानता हूं कि मैं अरुण पानी जी के आपको लिए बैठाकर किसानों को बहुत और विस्तार से जवानी बात को करूंगा। जो माहौल दे मुद्दे आप दीजिए। उठा रहे हैं ना, आपको अरविंद जी को एक दिन बैठा के पूरा आधा घंटा इसी पर बात करेंगे। आज मुद्दा दूसरा है, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो लंबा चला जाएगा। वैसे भी मेरे पास समय सीमित था। अरुण जी, मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरविंद जी, आपका धन्यवाद। डॉक्टर संजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।